हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू करियर एग्जाम्स। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर एग्रीकल्चर। और सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस है हमारा इंडियन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स एंड रिफॉर्म्स। देन है टाइप्स ऑफ फार्मिंग, जिसमें हमें पढ़ना है सबसिस्टेंस, कमर्शियल, इंटेंसिव, एक्सटेंसिव, मिक्स्ड एंड प्लांटेशन। देन एग्रीकल्चरल सीजन्स, देन क्रॉप्स, जिसमें फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स। आपके बुक में या ज़्यादातर बुक्स में यही चीज़ जो है वो 3 पार्ट्स में दी हुई है। फर्स्ट पार्ट जो है वो आपका इंडियन एग्रीकल्चर, इंपॉर्टेंस, प्रॉब्लम्स, रिफॉर्म्स और टाइप्स ऑफ फार्मिंग है। देन सेकंड पार्ट जो उसका है उसमें आपका एग्रीकल्चर सीजन्स और फूड क्रॉप्स है। और थर्ड पार्ट में कैश क्रॉप्स है। खैर कुल मिलाकर के एक ही चैप्टर है ये है। और आपके पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 9 है डिटेल्ड आंसर राइटिंग के लिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो इस चैप्टर से आता है। ऑब्जेक्टिव टाइप भी आएगा जैसा कि आपको पता है। और पेपर कैसे आते हैं जैसा कि मैं ऐड करता रहता था, वो चीज़ अब आप ये आई बटन वाली लिंक से जाकर के देख सकते हो, क्योंकि उसका मैंने पूरा स्पेसिमेन ही सॉल्व करा दिया है पिछले वीडियो में। तो आज वाली जो वीडियो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इतनी चीज़ें, ठीक है। प्रॉब्लम्स, रिफॉर्म्स, इंपॉर्टेंस और टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स। बाकी वाली वीडियो जो है इसको हम पढ़ेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। और वीडियो आपको मिले इसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ख़ास करके जो बेल का नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे रखना है, जिससे वीडियो आपको प्रोवाइड हो सके, मिल सके, ठीक, जब मैं यहाँ से अपलोड करूँ। और हाँ, विंटर वैकेशन आपकी शुरू ही हो गई होगी, तो अब आपको ध्यान देकर के तैयारी करना है, ठीक। यानी आपको पढ़ते रहना है और साथ में प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर ओसवाल गुरुकुल की, सारे सब्जेक्ट के इसमें सैम्पल पेपर्स हैं, स्पेसिमेन पेपर का सॉल्यूशन है। और सबके जो सैम्पल पेपर्स हैं उनका उन क्वेश्चन पेपर के बाद में सॉल्यूशन दिया है, यानी आप इसका सेल्फ इवेल्युएशन भी कर सकते हो इसके बाद में। ऑल सब्जेक्ट्स हैं इसमें, ठीक। और काफ़ी ज़्यादा ये इकोनॉमिकल प्राइस पे है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे कि इंडियन एग्रीकल्चर जो है उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है। इसकी इम्पॉर्टेंस क्या है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें इम्पॉर्टेंस की, तो कई सारे इम्पॉर्टेंस है। अगर आपको पूरा डिटेल में लिखने को आएगा तो मुश्किल से आपको 4 पॉइंट्स लिखने रहेंगे इसमें। तो सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे आपको रटने की बजाय क्या करना है, थोड़ा सोचने पे ध्यान देना है। तो एग्रीकल्चर जो होती है ना, एक तरीके से खेती होती है। तो बेसिकली खेती अगर हम एक प्रिमिटिव मेथड में देखें तो किस लिए होती थी, सबसे पहली चीज़ तो फूड के लिए होती थी, ठीक। यानी हमको वहाँ से खाने के लिए मिलता था सीरियल्स, अनाज या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी। दूसरा क्या होता था, लोग एनिमल्स रियर करते थे, यानी जानवर पालते थे। तो जानवर भी कुछ खाएंगे और जो वो खाते थे उसको हम कहते थे क्या, फूडर, ठीक। तो फूड और फूडर हो गया, ठीक। अब देखो इसके बाद में जैसे टेक्निक्स आगे बढ़ी तो हम लोगों ने ये रिसर्च किया कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो एज ए फ्यूल भी काम आ सकते हैं। जैसे जो है जेट्रोफा, ठीक है, जेट्रोफा की खेती होती है और जेट्रोफा जो है वो फ्यूल में काम आता है, तो फ्यूल में, ठीक। और इसके अलावा जब हम लोग जो एनिमल हाइड है यानी जानवरों की खाल और पत्ते लपेटने से जब आगे बढ़े यानी कपड़ों पे आए, तो हमने ये देखा कि यहाँ से हमें फाइबर भी अवेल होता है, ठीक, जैसे कॉटन और जूट। तो 4F यहाँ पे आपके हो गए, फूड, फोडर, फ्यूल और फाइबर, यानी इन सब की अवेलेबिलिटी होती है कहाँ से, एग्रीकल्चर से। यानी पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंस अगर हमको लिखना हो तो हम लिख सकते हैं कि ये प्रोवाइड कराता है क्या, रॉ मटेरियल। क्या प्रोवाइड कराता है, रॉ मटेरियल, किसके लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए। और जब आप इंडस्ट्रीज़ का चैप्टर पढ़े हो, प्लेलिस्ट में है, आई बटन पे भी हम लगा दिए हैं, इस पर क्लिक करोगे तो वहाँ खुल जाएगा। तो उसमें आपने देखा था इंडस्ट्रीज़ के टाइप में, तो उसमें आपने देखा था एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। कौन सी, एग्रो बेस्ड, यानी ऐसी इंडस्ट्री जिनका रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर से आता है, ठीक। जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, ये इंडस्ट्रीज़, राइट। तो यानी रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड पर अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये क्या करते हैं, किसी इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। एक इस तरीके से ले लो, यानी एक बार कान इधर से पकड़ लो, दूसरी बार कान इधर से पकड़ो। तो इधर से पकड़ोगे तब क्या होगा, यहाँ पे देखो कि ये इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या, इंडस्ट्रीज़ के लिए क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ के लिए मार्केट अवेलेबल कराते हैं।
आप कहोगे सर वो कैसे? वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस होते हैं, यानी जो जो इंडस्ट्रीज फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, मशीनरीज बनाते हैं, पेस्टिसाइड्स बनाते हैं, ठीक। तो अब मशीनरीज किससे रिलेटेड? मशीनरीज रिलेटेड जैसे प्लोज है, कंबाइन मशीन है, थ्रेसर्स हैं, यानी एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो वो सारा इंडस्ट्रीज का जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पे जा कर के यूटिलाइज होता है? कहोगे सर एग्रीकल्चर में। यानी तीसरी इंपॉर्टेंस क्या हो गई कि ये इंडस्ट्रीज के लिए मार्केट अवेल कराते हैं। फोर्थ अगर आप देखोगे तो जहाँ ये इन सारी चीज़ों में एक बड़ी चीज़ जो हो रही है, ठीक, उसमें है पीपल इन्वॉल्वमेंट, यानी लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, खलिहर नहीं है, वेले नहीं है। और जो खलिहर और वेला नहीं होता है उसको कहते हैं एम्प्लॉयड, ठीक, क्या कहते हैं? एम्प्लॉयड। तो यानी यहाँ पे ये क्या करते हैं? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है कौन? एग्रीकल्चर। और इंडिया की जो वर्किंग पॉपुलेशन है उसका 58.2%, यानी अगर आपको बहुत लमसम में बोलना है तो 60% आप बोल लो, 60% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में क्या है? एम्प्लॉयड है, ठीक। अब जब इतना सब करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कंट्री की इकोनॉमी पे भी तो कुछ इम्पैक्ट डालते हैं। तो जो एग्रीकल्चर सेक्टर आपका है, ठीक, उसका जीडीपी में 17% जो है वो कंट्रीब्यूशन है। जीडीपी होती है, ठीक है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। इसका मतलब ये होता है किसी कंट्री में एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितने, मतलब प्राइस में कितने की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करी गई हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। तो टोटल जो गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जो प्रोड्यूस किए गए हैं उनका 70% जो प्रोड्यूस है वो कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर से आता है, ठीक। तो ये 5 पॉइंट्स आपके हो गए किस चीज़ के, कि एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है। आई होप ये चीज़ आपको अब रटनी नहीं पड़ेगी, ठीक। कम से कम अगर यहीं से आप सुन के चले गए तो आपको रटनी नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम टाइम में अगर जैसे हमने आपको सोच करके चीज़ें बताई हैं ऐसे अगर आप सोच करके करोगे तो वहाँ आंसर कर ले जाओगे। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारे खाने के लिए, जानवरों के खाने के लिए और हमारे पहनने के लिए चीज़ें, यानी फूड, फूडर, फाइबर अवेल कराते हैं। और हम लोग थोड़ा और डेवलप हो गए तो हमें फ्यूल की नीड होती है तो वो प्रोवाइड कराते हैं, ठीक। ये सब चीज़ें हो गई प्राइमरी सेक्टर में, थोड़ा इकोनॉमिक्स में भी जान लो। अब सेकेंडरी सेक्टर में आएंगे जहाँ पे इंडस्ट्री की बात होगी तो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए भी रॉ मटेरियल अवेल करा देते हैं, ठीक। अच्छा, इंडस्ट्रीज से प्रोड्यूस होने वाली भी चीज़ें हैं वो आकर के यहाँ कंज्यूम हो जाती हैं, यानी कि इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको कंज्यूम करने के लिए भी ये एक मार्केट अवेल करा देते हैं। और ये सब कराने में वो एम्प्लॉयमेंट देते हैं ढेर सारी पॉपुलेशन को। और जब इतनी सारी को पॉपुलेशन देते हैं तो कुछ जो प्रोड्यूस होता है वो एक जीडीपी के फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो 17% जीडीपी में इनका क्या है? कंट्रीब्यूशन है, राइट। तो ये हो गया इंडियन एग्रीकल्चर का इम्पॉर्टेंस। अच्छा, जो चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करती है। तो हम देखते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फेस करी जा रही हैं। हमने आपको स्क्रीनशॉट लेने को याद नहीं दिलाया, वीडियो बैक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पेन कॉपी लेकर के बैठो, नोट करो। अब आ जाते हैं प्रॉब्लम्स पे कि इंडियन एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम्स क्या हैं जो हमारे लिए इतना ज़रूरी है। तो इंडिया एक एग्रेरियन कंट्री है जिसको हिंदी में बोलते हैं कृषि प्रधान देश। लेकिन बात क्या है, ये डिपेंड करती है टोटली क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, या कह लो टोटल रेनफॉल पे डिपेंड करती है। और जब आप क्लाइमेट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि इंडिया की जो रेनफॉल है वो क्या है? अनसर्टेन। क्या है? अनसर्टेन रेनफॉल है। अब अनसर्टेन, यहाँ पे अनसर्टेनिटी का जो मतलब है वो दो तरीके से हो सकता है। चाहे आप इसको अमाउंट में कह लो, इसको आप अमाउंट भी कह सकते हो और पीरियड में भी कह सकते हो। मतलब कितना पानी बरसेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है और कब बरसेगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं है। मानसून सीजन तो आपका जून से सितंबर में है, जून से सितंबर में मानसून सीजन तो है, लेकिन अभी इस बार की ही रेन अगर आप देखोगे, मैं किस डेट में पढ़ा रहा हूँ ये आपको पता है ना, आज की डेट है 25, ठीक है। यानी आप मान लो वीडियो देर से भी देखोगे तो रेफरेंस में दे रहा हूँ तो आपको पता रहेगा कि सर कब की बात कर रहे हैं, इस डेट में पढ़ा रहा हूँ। तो यानी इसके पहले की अभी दिसंबर आ गया है, जून टू सितंबर की रेन की बात कर रहा हूँ। और अगर हम उस खरीफ क्रॉप की बात ले लें जो ज़्यादा रेन रिक्वायर करती है, राइस,
तो इस बार की जब राइस का ग्रोइंग सीजन था, जब ठीक ठाक रेन की नीड होती है, तो रेनफॉल नहीं हो रही थी, तब नहीं हो रही थी। राइस की क्रॉप बहुत उसकी वजह से अंडर ग्रोथ रही। और जब राइस की राइपनिंग का टाइम हुआ, हार्वेस्टिंग का टाइम हुआ, तो इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई कि राइस की क्रॉप बहुत ज़्यादा डैमेज हो गई। तो ये क्या हुआ, ये इस बार पीरियड और अमाउंट दोनों का लफड़ा हो गया, ठीक। और एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ी। आई होप अगर आपको अपने सेंटेंस में आंसर राइटिंग में लिखना हो तो ये चीज़ें आप समझ करके यहाँ से लिख सकते हो कि अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल जो है किस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट करती है इंडियन एग्रीकल्चर के लिए, ठीक। तो पहला पॉइंट आपका हो गया अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल, नंबर डाल देते हैं, ठीक है। बात करते हैं दूसरी पे। तो अब ये है कि चलो रेनफॉल नहीं हो रही है, तो ऐसा तो हुआ नहीं कि रेनफॉल नहीं हुई तो लोगों ने राइस ग्रो नहीं करी, राइस ग्रो करी। और कैसे ग्रो करी, आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई पे। किस पे, आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई। कहोगे सर ये कौन सी आप क्लासिकल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो बेटा इसी को हम कहते हैं इरिगेशन। क्या कहते हैं, इरिगेशन, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज। और इरिगेशन फैसिलिटीज़ का क्या है, लैक है, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। यानी इरिगेशन जो है बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट नहीं करता है इंडिया में, बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक। कॉस्टली है, जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इसको जो अफोर्ड नहीं कर सकते, या बहुत वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक है। या जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं, अगर ये पावर सप्लाई पे वर्क करती हैं, तो जो पावर सप्लाई है तो एक चीप पावर सप्लाई होना चाहिए, वो नहीं है। इरिगेशन के जो टैक्सेज होनी चाहिए, ठीक है, तो मिनिमल होने चाहिए, गवर्नमेंट की सब्सिडीज होनी चाहिए। तो इन सब सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मेन प्रॉब्लम यही है कि इरिगेशन फैसिलिटीज वेल डेवलप्ड नहीं है, ठीक। एक ये हो गया। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर है, यहाँ पर है एक पॉइंट है रिडक्शन इन नेट सोन एरिया। नेट सोन एरिया का मतलब ये है कि कितनी हेक्टेयर एरिया में सोइंग होती है, बुवाई होती है, एग्रीकल्चर होती है, उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे रिडक्शन हो रहा है, कमी हो रही है, ठीक। नेट सोन एरिया में क्या हो रही है, कमी हो रही है। और जब नेट सोन एरिया में कमी हो जाएगी तो यहाँ पे एक तरीके की एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, उसको इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में बोलते हैं हिडन, क्या बोलते हैं, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। हिडन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब बेटा यहाँ समझ लो ये होता है कि मान लो एक इतना बड़ा फील्ड है और इसमें ज़रूरत है केवल 2 लोगों की, लेकिन एक परिवार है और उसमें 8 लोग हैं, उनके पास और कोई काम नहीं है, तो वो 8 लोग इसमें काम कर रहे हैं, जबकि ज़रूरत इसमें कितने की है, 2 की है। तो सही मायने में 6 लोग जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, ठीक। अब हो क्या रहा है, जैसे पहले मान लो एक ये बिगर लैंड था और 8 लोग की नीड थी, 8 लोग इसमें वर्क कर रहे थे, लेकिन क्या हुआ फिर, या 8 लोग नहीं, मान लो इसमें 4 की नीड थी, 4 वर्क कर रहे थे। अब क्या हुआ, ये पॉपुलेशन बढ़ गई, 4 से ही 8 हो गए, नीड अभी भी 4 की ही है। अब 4 लोग इसमें फर्जी में काम कर रहे हैं, ठीक। और लोगों के हिसाब से नेट सोन एरिया कम हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, अब यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स बन गई, अर्बनाइजेशन हो गया, तो नेट सोन एरिया में क्या होती जा रही है, कमी होती जा रही है। और नेट सोन एरिया में कमी होने का एक और रिजल्ट है जो कि है स्मॉल लैंड होल्डिंग। क्या है, स्मॉल लैंड होल्डिंग। इसका मीनिंग यही समझ किया कि लैंड निकल के आया कि लैंड होल्ड जो लोग कर रहे हैं वो कैसा लैंड होल्ड कर रहे हैं, स्मॉल लैंड होल्ड कर रहे हैं, ठीक। स्मॉल लैंड होल्ड करने से ये होता है कि जो बिगर मशीनरीज हैं या फर्टिलाइज़र का, पेस्टिसाइड्स का, या मॉडर्न टेक्निक्स का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही से नहीं हो पा रहा है। और स्मॉल लैंड होल्डिंग्स क्यों हो रही हैं, वो इसीलिए हो रही है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, 2 के हम 2 हमारे 2 नहीं हो रहा है, हम 2 और हमारे 8 हो रहा है। और जब हम 2 हमारे 8 हो जाएगा तो लैंड तो, पॉपुलेशन तो कितनी भी हो जाएगी, लेकिन लैंड तो लिमिटेड है, लैंड तो नहीं बढ़ रही है ना, उसके तो नहीं 10 बच्चे हो रहे हैं। तो क्या होगा कि वही उनकी वो प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी और उनके आने वाले जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनके पास में छोटी लैंड होल्डिंग्स जाएगी। और जब लैंड होल्डिंग छोटी हो जाएगी तो एक कंबाइन मशीन जो है वो बड़ी मशीन होती है, वो बड़े फार्म में चल सकती है, छोटे से फार्म में नहीं चल सकती। तो वो एग्रीकल्चर एक अच्छे प्रोड्यूस के लिए क्या करेंगे, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो
क्या हो गया, 4th नंबर पे हो गया स्मॉल लैंड होल्डिंग्स। ठीक है, इसके बाद में और क्या हो सकता है, चैलेंजेस पोस्ड बाय ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब बेटा ये हुआ 1990s के टाइम पे लिबरलाइजेशन किया गया और जो मार्केट है उसको ग्लोबल कर दिया गया। इंडियन मार्केट को पूरा वर्ल्ड इस समय ग्लोबलाइजेशन पे चल रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि कोई भी मार्केट ओपन खोल देना। जैसे अब ये नहीं है कि इंडिया की मार्केट में केवल इंडियन थिंग्स ही आएंगी। ठीक है, इंडिया के मार्केट में इंडियन चीज़ें ही नहीं रहेंगी। यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के जो भी कंट्रीज हैं वो सब यहाँ पे आके कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसे इंडियन प्रोडक्ट्स भी बाहर भी कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ ही गलत हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करने के बाद में जब कोई चीज़ प्रोड्यूस होगी, ठीक, तो वो उसका रेट ज़्यादा होगा, वो कॉस्टली होगी। और अगर वो कॉस्टली होगी, ठीक, और या अगर या तो कॉस्टली होगी या उसकी जो क्वालिटी है वो क्वालिटी थोड़ा डाउन होगी। और अगर क्वालिटी डाउन है और प्राइस हाई है किसी कंट्री के प्रोडक्ट्स की, तो वो कहीं ना कहीं अगले कंट्री के प्रोडक्ट्स से कम्पीट नहीं कर पाएगी और वो क्या करेगी, एक चैलेंज फेस करेगी, एक प्रॉब्लम फेस करेगी। और यहाँ पर गवर्नमेंट पॉलिसी की भी बात आ जाती है। गवर्नमेंट पॉलिसी में होता है जैसे कुछ कंट्रीज होती हैं वो सब्सिडी देती हैं अपने यहाँ के मार्केट को, अपने यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को सब्सिडी देती हैं जिससे कि वो उस मार्केट में फाइट कर सकें। अगर गवर्नमेंट सही सब्सिडी नहीं दे रही है तो भी वो अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। और एक जो बड़ी बात है जो सारी इंडस्ट्रीज में या सब कहीं पे किसी भी क्रॉप्स के लिए जब भी आपको प्रॉब्लम लिखनी होगी तो आप वहाँ पे ओल्ड एंड ऑब्सोलीट टेक्निक्स, इसकी बात आप हमेशा करोगे क्योंकि ये इंडिया की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये सब क्या है, ये प्रॉब्लम्स हैं इंडियन एग्रीकल्चर की, राइट। और भी लिख सकते हो कि कैपिटल की कमी है, पुअर फार्मर्स हैं, ठीक है, पुअर फार्मर्स हैं, स्मॉल लैंड होल्डिंग की और रिडक्शन इन नेट सोन एरिया की अगर बात करें तो यहाँ से एक चीज़ें और निकल करके आती है जिसको हम कहते हैं यहाँ पे जो टाइप्स ऑफ फार्मिंग वाले में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है वो सब्सिस्टेंस टाइप की होती है। और सब्सिस्टेंस टाइप की फार्मिंग का मतलब ये होता है, अभी उसमें और डिटेल में पढ़ेंगे। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि खुद ही सस्टेन करने भर का, अपने जीने भर का, मतलब हम उतना ही प्रोड्यूस कर रहे हैं जितना हम और हमारी फैमिली खा ले रही है। यानी हम बाहर मार्केट में या यहाँ ग्लोबलाइजेशन में ग्लोबल वर्ल्ड के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मतलब वो एक संस्कृत में श्लोक है, हाँ, तो उसका आखिरी लाइन है, आखिरी पंक्ति है कि देखो अभी याद आ जाएगा तो थोड़ी देर में बता देंगे। हाँ, ऐसे है कि ऐसा मनुष्य भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगा शरंती, कि धरती के बोझ हो गए ऐसे लोग क्या हैं तो मनुष्य के रूप में लेकिन वो जानवर हैं। ठीक, लेकिन फिर भी वो कह तो दिया गया है लेकिन जानवर भी कुछ ना कुछ करते हैं एनवायरनमेंट के लिए, लेकिन ऐसे लोग एनवायरनमेंट के लिए भी कुछ नहीं करते, उसको भी डैमेज ही करते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया प्रॉब्लम्स। अच्छा, अब रिफॉर्म्स में क्या क्या हुआ। रिफॉर्म्स में जनरली रिफॉर्म्स कौन करेगा, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है इस तरीके से कह सकते हो कि हालांकि लोग अब इंडिविजुअल लेवल पर करते हैं लेकिन वो एक तरीके की गवर्नमेंट की पॉलिसी में आ जाता है, पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। हालांकि ये मतलब इसको ऐसे रिटन में नहीं लिख देना कि पब्लिक सेक्टर का है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंडस्ट्री या ऐसा कुछ नहीं है, मतलब गवर्नमेंट इस पर ध्यान देती है, इसलिए मैंने बोला। तो यानी रिफॉर्म्स इसमें करेगी वो कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो क्या क्या रिफॉर्म्स हो रहे हैं, तो इन रिफॉर्म्स में जो सबसे पहले है कि इंडिया की अपनी एक एग्रीकल्चरल पॉलिसी आई, ठीक है, नैप न्यू एग्रीकल्चरल पॉलिसी ये आई, जिसमें ये हुआ कि 4% की जो एग्रीकल्चर की एनुअल ग्रोथ रेट है वो अचीव करी जाएगी। इसी के तहत जो है वो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश करी गई जहाँ पे R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगा, नई नई हाइब्रिड सीड्स ये सब बनाई जाएंगी। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर इस्टेब्लिश किए गए जिससे कि जो एनिमल्स हैं, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स यानी जो एनिमल्स हैं उनकी एक अच्छी ब्रीड बनाई जा सके जो कि ज़्यादा से ज़्यादा
जो मिल्क का प्रोडक्शन है, यानी जो भी एनिमल प्रोडक्शन होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस हो सके, तो ये चीज़ किया गया। हाई यील्डिंग वेराइटी, HYV का फुल फॉर्म होता है हाई यील्डिंग वेराइटी। तो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जनरेट करे गए, फर्टिलाइजर्स जनरेट करे गए, पेस्टिसाइड्स वगैरह, ठीक। इरिगेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वो डेवलप करी गई, ठीक है। सब्सिडीज़ दी गई, सब्सिडीज़। इसके अलावा जो बीमा होता है जैसे क्रॉप के लिए, ठीक है, क्रॉप डैमेजेस के लिए, तो पॉलिसीज लाई गई कि जिसे जो अनसर्टेनिटी ऑफ रेनफॉल की वजह से, या मान लो फायर की वजह से, एक्सेस रेन की वजह से, इन सब वजह से जो फायर डैमेज हो जा रही है, नुकसान हो रहे हैं, वो नुकसान जो है वो गवर्नमेंट उसको पूरा कर सके, ये सब चीज़ें करी गई। और इसी में एक चीज़ और आती है जो आपको जाननी है, वो है आपका ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीज़ें देखो आपको ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, सीरियल्स, ठीक है, सीरियल्स, जिसमें आपका राइस, 2 स्टेपल सीरियल्स हैं, ये 2 स्टेपल सीरियल्स के डेवलपमेंट में, जैसे आपका राइस है, व्हीट है, मिलेट्स हैं, इनके डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया। इंडिया में इसके फादर MS स्वामीनाथन है, वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, तो ये पूछा जा सकता है कौन से क्रॉप्स पे ध्यान दिया गया, और इस चीज़ में क्या क्या किया गया। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स 1960s में ये आया था, ठीक है, 1960s में, टाइम भी नहीं पूछते हैं आपसे। फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इनका यूज़ करके क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया गया, ठीक है, उसको काफ़ी ज़्यादा क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो वही है क्या, ग्रीन रिवोल्यूशन। ग्रीन रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? ग्रीन रिवोल्यूशन एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। उसी टाइम पे और बहुत सारे रिवोल्यूशन है, जैसे ऑपरेशन फ्लड जो कि मिल्क से है, ठीक है, येलो रिवोल्यूशन जो कि आपका जो ऑयल सीड्स हैं उनसे है, ब्लू रिवोल्यूशन फिशरीज से है। तो इस तरीके से चीज़ें करी गई। हाँ, एक बड़ी चीज़ और करी गई जिसको बोलते हैं लैंड कंसोलिडेशन। क्या है? लैंड कंसोलिडेशन। लैंड कंसोलिडेशन का मतलब ये हुआ कि अगर किसी की जो लैंड है, यानी एग्रीकल्चरल लैंड है, वो यहाँ पे है, इस तरीके से बिखरे हुए पड़े हैं, और भी लोग बिखरे हुए पड़ेंगे, तो उनका सबका एक जगह पे कर देना। और जब एक जगह पे कर देंगे तो वो जो अपने इनपुट्स हैं, ठीक है, या मशीनरीज हैं जो है, उसको सही से यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अलग अलग होने से, छोटी लैंड होल्डिंग्स होने से उनको जो प्रॉब्लम्स होती है उस प्रॉब्लम्स से बच पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया रिफॉर्म्स के बारे में। होप आपको समझ में आया होगा। कमेंट जरूर किया करिए आप लोग। देखो, देखते हो वीडियो, देख के चले जाते हो, सब अच्छी बात है। कमेंट करने पे क्या होता है कि एक तरीके से हमारा आपका एक थोड़ा अटैचमेंट फील होता है, क्योंकि आप देखोगे कि मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ और सारे कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। अगर ऐसा होता कि मैं ना रिप्लाई करता तो कहते हो कि क्या मतलब है, पता नहीं देखते भी हो नहीं देखते भी हो, मैं तो प्रूफ देता हूँ कि मैं देख रहा हूँ। तो कमेंट आप लोग जरूर किया करिए, कैसा भी कमेंट करा करिए। हाँ, मतलब कैसा भी क्या। टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब टाइप्स ऑफ फार्मिंग का मतलब होता है कि एग्रीकल्चर जो है वो कैसे की जा रही है। कैसे का मीनिंग यहाँ पर ये है कि किस पर्पज से करी जा रही है, कैसे इनपुट्स उसमें यूज हो रहे हैं, कैसी टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं, ठीक, और किस पर्पज से किया जा रहा है। कुल मिलाकर के इस पे बात होगी। तो हम सबसे पहली एग्रीकल्चर लेते हैं जो कि है सबसिस्टेंस। क्या है? सबसिस्टेंस। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चंस आपके यही पूछेंगे, या तो पूछा जैसे भाई सबसिस्टेंस क्या है, ऐसे पूछ लेंगे, या फिर आपसे पूछ लेंगे, मान लो आपसे कहे सबसिस्टेंस और कॉमर्शियल में आप 2 या 3 डिफरेंसेस बताओ, ऐसे ही पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले बात हम अगर सबसिस्टेंस की करें, देखो तो बेटा सबसिस्टेंस का मतलब ही होता है, हिंदी में इसको बोलेंगे निर्वाह, मतलब खुद के लिए, खुद का पालन पोषण करने के लिए, खुद की नर्चरिंग के लिए, अपना पेट भरने के लिए। अपना का मतलब सेल्फ और फैमिली, ठीक है, इतने के लिए होता है, केवल उसी को बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा, अब इसमें आपसे क्या पूछ सकते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अब वही कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें और इसमें डिफर करेंगी वही इसके डिफरेंसेस भी हो जाएंगे। तो जो सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर जो करते हैं, जो फार्मर सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर करते हैं, उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स होती है, क्यों करते हैं। तो सबसे पहली बात होती है कि इन लोगों के पास होती है स्मॉल लैंड होल्डिंग। स्मॉल लैंड होल्डिंग, स्मॉल लैंड होल्डिंग अभी आपको बता ही दिए थे क्या है। जब स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो उसमें वो बहुत ज़्यादा फैसिलिटी ये सब इम्प्लीमेंट कर भी नहीं सकते। पुअर फार्मर्स होते हैं, क्या होते हैं, पुअर फार्मर्स होते हैं, तो इसलिए वो ज़्यादा कैपिटल वगैरह है ही नहीं उनके पास में, तो कहाँ से लगाएंगे। ठीक है, ये करते क्या है जनरली, इसमें इस तरीके की जो एग्रीकल्चर, इसमें जनरली फूड क्रॉप ही ग्रो होती है, क्योंकि अपने खाने के लिए ही है, तो कैश क्रॉप्स का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ठीक, फर्टिलाइज़र या इरिगेशन फैसिलिटीज़, इन सब का नो यूज़ है। ये डिपेंड करते हैं किस पे, ये डिपेंड करते हैं मानसून रेन पे। किस पे डिपेंड करते हैं, मानसून रेन पे डिपेंड करते हैं। जो है लैंड की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं, फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं। ठीक, फूड क्रॉप बता ही दिया, फूड क्रॉप जनरली सीरियल्स ग्रो करते हैं। तो ये सब क्या हो गए, ये सब सब्सिस्टेंस फार्मिंग का हो गया। नॉर्मल लेवल पे ये एनिमल्स भी साथ में रियर करते हैं। ठीक है, लेकिन अभी से बता दूं, हो सकता है बाद में भूल जाऊं, जब भी आपसे कुछ ऐसा पूछा जाएगा कि कौन सी फार्मिंग में एग्रीकल्चर भी होती है साथ में एनिमल रियरिंग भी होती है, तो आप मिक्स में बताओगे। ठीक है, क्योंकि होती बाकी सब में है, लेकिन ज़्यादा ध्यान देकर किस में होती है, वो मिक्स्ड में होती है। तो ये क्या हो गया, सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया। अब हम आ जाते हैं किसमें, कॉमर्शियल पे। कॉमर्शियल जैसा नाम ही है कि इस बार हम लोगों को केवल अपने खाने भर का ही नहीं करना है, उसको कॉमर्शियल लेवल पर लेकर जाना है, सेल करना है। और जैसे सेल करने की बात आएगी तुरंत आप जान जाओगे कि सेल तो फूड क्रॉप्स भी करी जाती हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाएगी जो कि क्या हो जाएगी, कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगी। यहाँ पे जो लैंड है, ठीक है, वो एक्सटेंडेड होगा। और जब कॉमर्शियल लेवल पर करना है तो इसमें आपका फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड बोल रहे हैं, पूरा लिख नहीं रहे हैं, आप लोग समझ रहे होंगे, इन सब का खूब अच्छे से यूज होगा। इरिगेशन फैसिलिटीज़, मशीनरीज इन सब का यूज होगा। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक चीज़ और भी होती है कि सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर काम करते हैं, लेकिन इसमें अलग से मैनुअल प्लस मैकेनिकल लेबर, मैनुअल कम मैकेनिकल ज़्यादा, इन लेबर्स का इसमें यूज होता है। कैश क्रॉप्स के आप नाम भी जान रहे हो, जैसे टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, ये सब कैश क्रॉप्स हैं जो यहाँ पर ग्रो करे जाते हैं। इवन फूड क्रॉप्स भी अगर ग्रो करे जाते हैं तो कॉमर्शियल लेवल पर क्या करे जाते हैं, ग्रो करे जाते हैं। राइट, अब आ जाते हैं हम लोग इस पे इंटेंसिव पे। तो इंटेंस का मतलब क्या होता है, इंटेंस का मतलब होता है जो काफी ज्यादा क्लोज हो, उसी को तो इंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोज का मतलब यही है कि इंटेंसिव में क्या होता है, स्मॉल लैंड होल्डिंग्स होती हैं, या स्मॉल लैंड होल्डिंग्स कह लो, या कह लो स्मॉल एरिया ऑफ फार्मिंग, ठीक। या अगर स्मॉल एरिया पे ना जाओ, ठीक, तो आप कह लो ओवर पॉपुलेशन वाले जो रीजन होते हैं वहाँ पे, यानी भाई एग्रीकल्चरल एरिया कम हो गया लेकिन पॉपुलेशन उस प्लेस की ज़्यादा है। कुछ ऐसे स्टेट्स के नाम ले लो, कोस्टल रीजन ले लो, प्लेन रीजन ले लो, जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं और जो नेट सोन एरिया है वो कम है। तो खाएंगे तो वहाँ भी लोग, और ज़्यादा खाएंगे तो वहाँ पे प्रोड्यूस जो है वो ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वहाँ पे इंटेंसिव फार्मिंग वैसी जगह पे होती है। अच्छा, इंटेंसिव फार्मिंग में क्या होता है, इंटेंसिव फार्मिंग में ठीक कमर्शियल के जैसे बहुत ज़्यादा इनपुट्स का यूज होता है, मशीन्स का यूज होता है, ठीक, ध्यान से मेरी बातें सुनना, मशीन्स का यूज होता है, इनपुट्स का यूज होता है। और यहाँ पे वो चीज़ मिक्स्ड में भी कॉमन आपको मिल जाएगी जो यहाँ पे बता रहा हूँ। इंटेंसिव वाले में ये होता है, इंटेंसिव में कि मोर देन वन क्रॉप, मतलब सेम टाइम पे मोर देन वन क्रॉप जो होते हैं वो ग्रो करे जाते हैं एक साथ में ग्रो करने का मतलब ये है कि अगर आप थोड़ा भी मतलब रूरल एरिया से होगे, यहाँ जो एग्रीकल्चर है वहाँ पे देखे होगे, तो जहाँ पे जैसे मटर जो होती है वो ग्रो करते हैं, वहीं पे साथ में कुछ ऑयल सीड जैसे मस्टर्ड,
मस्टर्ड ग्रो कर देते हैं उसमें, या व्हीट के साथ में मस्टर्ड ग्रो कर देना, या मेज यानी कॉर्न के साथ में जूट, कॉर्न के साथ में उड़द, कॉर्न के साथ में तूर, ये सब साथ में ग्रो कर देना, या मिलेट्स, वो सब किस में आता है, वो इस तरीके के इंटेंसिव वाले में आता है। ठीक है। और तो ये क्या है, इंटेंसिव है। इंटेंसिव में मतलब एक कम एरिया में ज़्यादा प्रोड्यूस करना, ये चीज़ समझ लो। और इसका ठीक उल्टा ही एक्सटेंसिव है। एक्सटेंसिव में बस जस्ट अपोजिट हो जाता है कि अब आपके पास लैंड एरिया तो बहुत है, ठीक, इस पे जो लोग इस पे जो लोग जो है डिपेंड है, उनकी डिपेंड होने वालों की जो नंबर है वो कम है, कम ही लोग हैं। ज़्यादा लैंड एरिया है तो लोग आलसी होंगे, इस पे वो ये सोचेंगे कैसे भी कुछ भी हम इसमें शो कर देंगे तो खाने भर का तो हो ही जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इसमें वही चीज़ फर्टिलाइज़र जो है, फर्टिलाइज़र हुआ, पेस्टिसाइड्स हुआ, इंसेक्टिसाइड हुआ, इन सब का यूज कम से कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, बड़े लेवल पे फार्मिंग होती है इसमें। और यहाँ पे जो पर यूनिट प्रोडक्शन है, या पर यूनिट जो प्रोडक्शन है वो कम होता है। पर यूनिट प्रोडक्शन कम होता है लेकिन ओवरऑल ज़्यादा होता है। क्यों ओवरऑल ज़्यादा होता है भाई? ये कंपैरिजन किससे करवा रहे हैं? इंटेंसिव से। इंटेंसिव का एग्जांपल आप मान लो व्हीट क्रॉप ले लो पंजाब की, और एक्सटेंसिव में व्हीट क्रॉप ले लो यूपी की। अगर पर यूनिट प्रोडक्शन में देखेंगे तो जापान टॉप पर है, लेकिन ओवरऑल प्रोडक्शन में देखेंगे तो यूपी टॉप पर है। इसीलिए क्योंकि यूपी में एरिया ज़्यादा है, पंजाब में एरिया कम है। अगर सेम एक ही यूनिट पर बात करें, अगर इतनी ही यूनिट यूपी के पास होती तो पंजाब में प्रोडक्शन ज़्यादा होता। तो ये एक्सटेंसिव का है। अब बात कर लेते हैं हम लोग मिक्स्ड में। तो मिक्स्ड में भी सेम लैंड पे मोर देन वन क्रॉप है। ठीक है। हाँ, इंटेंसिव वाले में एक चीज़ और भी था कि एक ही एग्रीकल्चरल सीजन में, ठीक है, डबल क्रॉप भी क्या कर ली जाती है, हार्वेस्ट कर ली जाती है। आप ऐसे समझोगे जैसे वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल में अगर आप राइस की क्रॉप देखोगे तो वहाँ पे 2-3 राइस की क्रॉप हार्वेस्ट कर ली जाती हैं अच्छी रेनफॉल की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होती है। हाँ, तो मिक्स्ड में क्या है, मिक्स्ड में मोर देन वन क्रॉप प्रोड्यूस होती है। वहाँ पे एग्रीकल्चर के साथ में एनिमल रियरिंग, हॉर्टिकल्चर, यानी हॉर्टिकल्चर मतलब क्या, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें। और सेम फ्रूज में, मतलब एक ही फील्ड में सेम फ्रूज में, जैसे हमने आपको इंटेंसिव में बताया था वो चीज़ यहाँ भी होती है। जैसे कॉर्न, उसी में सोयाबीन, उसी में मिलेट्स। तो इस तरीके से बारी बारी से करते हैं, और वो एक साइंटिफिक तरीके से होता है। साइंटिफिक तरीके में ये होता है, जैसे मान लो शुगर केन है और यहाँ पे लिगुमिनस प्लांट साथ में एक बार ग्रो कर दिए गए, तो उसमें ये होता है कि जैसे शुगर केन को नाइट्रोजन की बहुत नीड होती है, और जो लिग्यूमिनस प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक, यानी एक चीज़ जो वहाँ से एक्सप्लॉइट कर रहा है, दूसरा चीज़ उसको अवेल करा रहा है। तो ये फायदे होते हैं यहाँ पे। तो मिक्स्ड में जब भी आप होगी तो आप होगी एग्रीकल्चर प्लस एनिमल्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पर क्या करी जाती हैं, ग्रो करी जाती हैं। और सबसे लास्ट में है अब प्लांटेशन एक तरीके की मोनोकल्चर एग्रीकल्चर है। ठीक है, मोनोकल्चर या उसमें क्या होता है कि सबसे पहले एग्जांपल ही देख लो, अच्छे समझ में आ जाएगा। टी है, कॉफ़ी है, रबर है। ठीक है, ये प्लांट्स होते हैं। ये क्या होते हैं, ये प्लांट्स होते हैं, और इन्हीं की जो एक तरीके से कल्टीवेशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लांटेशन कहते हैं। ठीक है, और ये अपने आप पे वही ठीक कमर्शियल लेवल पर होती है, लेकिन कमर्शियल में जो क्रॉप्स होते हैं उसके क्रॉप्स में ही डिफरेंसेस हैं। बाकी इनपुट्स पे जैसे हैवी मशीन्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, लेबर, ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेम है। सारी चीज़ें सेम है, बस डिफरेंस किसका है, इन्हीं क्रॉप्स का है। आप समझ रहे हैं? तो ये चीज़ होगी कुल मिलाकर के टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे फूड क्रॉप्स की, कैश क्रॉप्स की और एग्रीकल्चरल सीजन्स की। ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और एक बार फिर से मैं कह रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल का नोटिफिकेशन ऑन करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।